पिछली क्लास में हम लोगों ने जनसंख्या नीतियों पे बात शुरू किए थे और अब से जनसंख्या नीति के प्रकारों पे चर्चा हो गई थी। आज हमें तीसरे प्रकार की नीतियों पे बात करनी थी, जो प्रवास या माइग्रेशन को प्रभावित करने वाली नीतियों, इन्हीं पे आज बात करनी थी। यानी प्रवास को प्रभावित करने संबंधी नीतियाँ, प्रवास को प्रभावित करने संबंधी नीतियाँ या पॉलिसीज। अब ये प्रवास के लिए क्यों नीति बनाई जाती है? क्योंकि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में कमी काफ़ी हद तक प्रवास पे निर्भर करता है। यानी प्राकृतिक जनसंख्या वहाँ पे अगर 1000 है और बाहर से 500 लोग आकर के बस गए तो जनसंख्या 1500 हो गई। तो जनसंख्या में वृद्धि प्रवास से हो गया, या जनसंख्या में कमी भी प्रवास के कारण होता है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इसके संबंध में जो नीतियाँ होती हैं वो आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से प्रवासों को क्या करती हैं, ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। तो ये नीतियाँ जो प्रवास है, इन्हें आंतरिक और बाह्य प्रवास, मतलब देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य पे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जो प्रवासी होते हैं उनके लिए भी नीतियाँ, और राष्ट्रीय स्तर पे कोई विदेशों में गया या कोई विदेशों से आया, ये भी एक प्रवास ही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रवासों को ध्यान में रख के इस तरह की नीतियाँ बनाई जाती हैं। अब इन नीतियों में होता क्या है, हम नीति ऐसे तय करते हैं कि मान लीजिए किसी दबाव जनसंख्या कहीं बहुत अधिक है और वहीं आसपास के क्षेत्रों में कहीं जनसंख्या बिल्कुल कम है, तो ये जनसंख्या का असमान वितरण है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या नहीं है वहाँ जन्म दर अधिक बढ़ा दो। भाई जब जनसंख्या होगी तभी तो जन्म दर बढ़ेगा। तो क्या किया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी यानी सुविधाओं को उपलब्ध करा के जिस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ से लोगों को प्रमोट किया जाता है कि भाई आप उस क्षेत्र में जाइए, वहाँ आपको अधिक सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा सरकारें नीतियाँ बनाती हैं। ठीक है, भारत है, चीन है, अब ये सब बड़े आकार के देश हैं, यहाँ बड़ी जनसंख्या है। ये सब क्या करते हैं, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं, जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह की नीतियों में ये देखें, अधिक जनसंख्या वाले देश या अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश जैसे चीन है, चीन, भारत, कम घनत्व अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों से जनसंख्या को क्या करते हैं, कम घनत्व की ओर जनसंख्या को पहुंचाने का काम करते हैं। कम घनत्व वाले क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोई भी सरकारें क्या करती हैं, जहाँ पे अधिक जनघनत्व है वहाँ से जनसंख्या को क्या करते हैं, कम घनत्व वाले, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहन का मतलब होगा वहाँ पे अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क, बढ़िया बढ़िया रोडें बना देंगे, फ्लैट बना देंगे ढेर सारा। तो इससे क्या होगा, लोग वहाँ पे जाएंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे, रोजगार हो जाएगा, बड़ी मार्केट बन जाएगी, है नहीं। तो लोग वहाँ पे जा करके बसना शुरू करेंगे। तो जनसंख्या जहाँ पे अधिक है वहाँ जनसंख्या नॉर्मल होगी। फिर अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात कराया जाए तो देखो, चीन के पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो चीन पूर्वी भाग से क्या कर रहा है, तिब्बत वाले क्षेत्र में, तिब्बत है, सिकियांग है, जहाँ पे जनसंख्या कम है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या को प्रमोट कर रहा है कि जाके वहाँ पे बसो। ठीक है, ऐसे भारत में भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर, बोकारो, इन सब क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व क्या है, थोड़ा कम है। इन क्षेत्रों में लोग जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, आर्थिक महत्व के हैं ये सारे स्थान, तो भी यहाँ पे लोग जा करके बसना शुरू कर किए हैं और ये पूरा शहर बनता जा रहा है। बहुत ज़्यादा भौगोलिक स्थितियाँ अनुकूल ना होने के बाद भी, क्योंकि सरकार भी प्रमोट कर रही है। इंडोनेशिया में मैंने पिछली क्लास में बताया कि जावा द्वीप पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो वो सुमात्रा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व नहीं है, बहुत विरल जनसंख्या। तो वहाँ पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा के इंडोनेशियाई गवर्नमेंट लोगों को वहाँ पे जावा द्वीप से क्या कर रही है, प्रवास कर रही है, माइग्रेट करने के लिए कह रही है, और लोग जाके वहाँ बस भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारे, यही इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे जावा द्वीप से बोर्नियो द्वीप पर, ठीक है, सुमात्रा द्वीप है, यहाँ सब जनसंख्या का क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है।
भारत में औद्योगिक केंद्रों में, जो औद्योगिक केंद्र हैं जैसे भिलाई, राउरकेला, ऐसे बहुत सारे, दुर्गापुर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे भौगोलिक स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, लेकिन सरकार वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट कर दी, बढ़ा दी, संसाधन वहाँ पे उपलब्ध है, खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वहाँ जनसंख्या प्रवास कर रही है। चीन में आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या है, लेकिन यही पश्चिम क्षेत्र में जनसंख्या कम है, जैसे तिब्बत में सिकियांग प्रांत होगा, इसका पश्चिम का हिस्सा चीन का, तो यहाँ जनसंख्या का बहुत कम घनत्व है, तो वहाँ चाहे चीन सरकार जनसंख्या को माइग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, तो ये सारे थे क्या, 3 कारक थे जो 3 तरह की नीतियाँ बनती हैं। एक जनसंख्या में वृद्धि को लेकर नीतियाँ बनती हैं, यानी जन्म दर को प्रभावित करती हैं, जन्म दर में कमी करें या वृद्धि करें। दूसरी तरह की नीति बनती है मृत्यु दर को प्रभावित करने के लिए, इस पर स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं आप सबको लिख दीजिए, वो मृत्यु दर को कम करने के लिए ही स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। तीसरा है प्रवास, माइग्रेशन को प्रभावित करने वाली नीतियाँ, उसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनको नोट कर लीजिए। कम घनत्व वाले क्षेत्र से सरकार प्रमोट करती है अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कि जनसंख्या कम घनत्व वाले क्षेत्र में जाए, यानी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाके लोग बसें, इसके लिए सरकार प्रोत्साहित करती है, चाहे जिस देश में भी आप देखेंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार की नीतियाँ जनसंख्या से संबंधित होती हैं, और यही तीनों नीतियाँ जनसंख्या में के संरचना में परिवर्तन करती हैं। ठीक है, किसी भी देश की संरचना कैसी है, वृद्ध कितने हैं, युवा कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, पुरुष कितने हैं, इन सब का एक मिला जुला रूप जनसंख्या संरचना बनता है, और उसको प्रभावित करने के लिए ये 3 कारक जिम्मेदार होते हैं, और इन्हीं 3 को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति 3 प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब थोड़ी सी बात और जनसंख्या नीति से संबंधित है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या नीति, एक हेडिंग बना लीजिए, विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या नीति। विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या नीति। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन्हें देख लेते हैं। 2 भागों में आप देख रहे हैं, विकसित एवं विकासशील देश हैं। तो पहले हम देखते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या नीति। विकसित देशों में जनसंख्या नीति, देखिए बहुत सारे विकसित देश तो ऐसे हैं जिनके यहाँ अब तक कोई सुनिश्चित जनसंख्या नीति ही नहीं रही है, क्योंकि उनको जनसंख्या नीति क्यों बनाई जाती है, आपने पीछे देखा कि या तो भाई जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो तब जनसंख्या नीति की जरूरत पड़ेगी, या तो जनसंख्या में कमी बहुत हो तो, या तो मृत्यु बहुत हो रही है तो जनसंख्या नीति की आवश्यकता है, या प्रवास की भौगोलिक वितरण असमान है। तो अगर जिन देशों में ये तीनों कारक ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वहाँ जनसंख्या नीति की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत कम देश रहे हैं विकसित देशों में जो जनसंख्या में वृद्धि संबंधी या जनसंख्या में कमी संबंधी नीतियां बनाए हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अदरवाइज नहीं बनाए हैं। ठीक है, कुछ यूरोपीय देशों में अभी भी कोई जनसंख्या की नीति है, वहाँ परंपरागत रूप से व्यवहारों में लोगों के है कि नहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए, शादी की उम्र लंबी होनी चाहिए, इस तरह की सामाजिक बातें हैं उनके अंदर। वो इतने विचारशील हैं कि उन्हें नीति, किसी पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यूएसए में अभी भी कोई नीति नहीं है जनसंख्या से संबंधित। अब अमेरिका की अगर बात किया जाए तो वहाँ अभी भी कोई विशेष नीति नहीं है। ठीक है, यूरोप के अधिकांश देशों में अगर बात की जाए तो यूरोप के अधिकांश देश में सरकारी जनसंख्या नीति की कोई परंपरा ही नहीं रही है, बल्कि वहाँ पे क्या हो रहा है, गर्भ निरोधक उपलब्ध जो सेवाएं हैं उनको एक लंबे समय से वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो वहाँ जनसंख्या नीति की अभी अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सामाजिक रूप से भी डेवलप्ड हैं, आर्थिक रूप से भी विकसित हैं। तो जब सामाजिक आर्थिक विकास उनका ठीक ठाक हुआ है तो फिर क्या करना है। एक देश है स्वीडन, जो यूरोपीय देशों में अपवाद कह सकते हो, जहाँ 1930 से जनसंख्या नीति लागू है। विकसित देशों में अगर देखा जाए तो यूएसए में अभी भी कोई विशेष जनसंख्या नीति नहीं है, कोई विशेष जनसंख्या नीति नहीं है। ठीक है, स्वीडन में आप एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए,
लिख लीजिए। स्वीडन में 1930 से जनसंख्या नीति लागू है। कभी अपवाद स्वरूप ये पूछ सकता है। 1930 से जनसंख्या नीति लागू है। देखिए, ज्योग्राफी में आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, लगभग कभी भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी वैसे भी हम लोग भौगोलिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आंकड़े एग्जैक्ट मिलते नहीं है, लगभग में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई इकोनॉमी नहीं है, ये ज्योग्राफी है। और भूगोल में प्राकृतिक सीमाओं को हम ध्यान में रखते हैं, ना कि राजनीतिक सीमाओं को। ठीक है। इंग्लैंड में 1974 में गर्भपात को सरकारी स्वीकृति मिली। लगभग 1974-75 में गर्भपात यानी अबॉर्शन को सरकारी स्वीकृति दी गई, यानी सरकार ने मान्यता दी। ठीक है। फ्रांस में 1960 के दशक में यही काम हुआ। (1960 में यही हुआ। एशिया में जापान एक ऐसा देश है जिसने विकसित देशों की तरह गर्भपात को वैधानिक बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एशिया में, क्योंकि एशिया ऑलरेडी विकासशील महाद्वीप है। एशिया में जापान है ही एक ऐसा देश है जिसने क्या किया है, जो गर्भपात को वैधानिक बना के जन्म दर को कम किया है। वैधानिक बनाकर जन्म दर को कम किया। इसका मतलब जानते हैं क्या है? यहाँ पे एबॉर्शन लीगल कर दिया गया और सरकार ने प्रमोट किया कि भाई एबॉर्शन आप कराइए धड़ल्ले से। उसको लीगल बनाया गया, वैधानिक यानी कानून बनाया गया कि आप कराने के लिए, हमारे यहाँ कानून है कि एबॉर्शन नहीं करा सकते आप, और जापान ने कानून बनाया कि आप कराइए, उसके लिए कुछ शर्तें रखी और उसको वैधानिक रूप दे करके जन्म दर को कंट्रोल कर लिया उसने। जापान एकमात्र एक एशिया का ऐसा देश है। ये विकसित देशों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप ध्यान रखें कि विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने की ज़रूरत नहीं, अब तो उन्हें बढ़ाना पड़ रहा है धीरे धीरे। तो अब जनसंख्या में जो विकसित देशों की जनसंख्या नीति है वो कैसी है? जनसंख्या वृद्धि से संबंध रखती है, ना कि जनसंख्या में कमी से। वर्तमान प्रवृत्ति ये है। ठीक है, इसे नोट कर लिए। फिर देखते हैं विकासशील देशों में। विकासशील देशों की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि विश्व के लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या ही विकासशील देशों में निवास कर रही है। पहली चीज़ तो अधिकांश जनसंख्या अल्प विकसित और विकासशील देशों में निवास करती है। यहाँ पर जो जनसंख्या नीति है, ये जनसंख्या नीति को परिवार नियोजन से जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि दो कारण हैं। पहला तो हमें जो विकास करना है, जो नीति बनानी है, वो ऐसी नीति होनी चाहिए जो हमारे आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करे, क्योंकि हम विकसित, अल्प विकसित या विकासशील देश हैं। तो अब ये भी सत्य है कि जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उनकी हालत क्या है। अधिकांश देश क्या कर रहे हैं? जनसंख्या विस्फोट से गुजर रहे हैं। अल्प विकसित या विकासशील देशों की जनसंख्या नीति, विकासशील देशों की जनसंख्या नीति। अधिकांश देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि वहाँ जन्म दर अधिक है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं। आज भी या कोई 20 साल पहले गुजर चुका है। जैसे भारत 30 साल पहले जनसंख्या विस्फोट से गुजर चुका है, 35 साल पहले। लेकिन अफ्रीका के मैक्सिमम देश ऐसे हैं, मैक्सिमम क्या, लगभग सभी देश जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है, एशिया के बहुत सारे देश जो जनसंख्या की इस स्थिति से गुजर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत अभी भी निपटा नहीं है उससे, हालांकि अब तो काफ़ी हद तक सुधार आ गया है, लेकिन आज के 25 साल पहले ही तो हम थे जनसंख्या विस्फोट में, 30 साल पहले ही तो चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है। इन सब देशों में क्या है, यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट या तो हो चुका है कुछ दिन पहले, या हो रहा है, या फिर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने की संभावना से ग्रसित है।
जैसे अफ्रीका में नाइजीरिया इस समय चल रहा है दुनिया में सबसे तेज़ी से उसकी जनसंख्या वृद्धि दर है, बहुत तेज़ नाइजीरिया की। तो अफ्रीका महाद्वीप तो पूरा का पूरा महाद्वीप अभी विकासशील या अल्प विकसित आप कह सकते हैं। वहाँ जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वर्तमान में जारी है। इन देशों में जो नीति बनी है, इन देशों की नीतियों की बात करें तो यहाँ नीतियाँ कैसी हैं? जनसंख्या नीतियाँ जो हैं वो किससे जोड़ दी गई हैं? सामाजिक नीतियों से, सामाजिक नीतियों से जुड़ी हैं। कैसे भाई? विकासशील हैं, अल्प विकसित हैं, तो इनका आर्थिक और सामाजिक विकास भी तो करना है और उसी के द्वारा जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। और इसके लिए इन्होंने एक कार्यक्रम लगभग सभी विकासशील देश चलाते हैं, परिवार नियोजन का कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम सामाजिक नीतियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा परिवार को लोग प्रमोट करती है सरकार कि आप छोटा परिवार रखें, जिससे कि छोटा परिवार रखना जनसंख्या नीति हो गई। ध्यान दें, छोटा परिवार होना चाहिए, ये जनसंख्या नीति का हिस्सा है, जिससे कि उनका सामाजिक विकास हो सके, उनको आर्थिक विकसित किया जा सके, आर्थिक रूप से एजुकेशन अच्छा हो सके, स्वास्थ्य अच्छा रह सके, दवाएं अच्छी से मिल सके, उनको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, भूख से न परेशान हो, उनको रोजगार मिले। अब ये सब रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब क्या है? ये जनसंख्या नीति नहीं बल्कि क्या है? सामाजिक नीति है। भाई आपको रोजगार की बात की जाए तो रोजगार कैसी नीति होगी? वो सामाजिक नीति के तहत आएगी। आपकी इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात की जाए तो वो सामाजिक नीति के तहत आएगी। आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप हो सके, एजुकेशन डेवलपमेंट हो सके, आपके स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सके आपको, ये सब क्या है? सामाजिक नीति है। तो विकासशील देशों ने क्या किया? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किससे जोड़ा? सामाजिक नीतियों से जोड़ दिया है। और भाई ये बहुत कारगर भी सिद्ध हुआ। भारत में तो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है और लगभग सभी देशों में ये कारगर साबित हो रही हैं। इससे जन्म दर कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप सुरक्षित हो जाएंगे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, आप एजुकेटेड होंगे, तो फिर जन्म दर में वृद्धि को लेकर ना आप खुद ही हरास करोगे, आप खुद ही प्रचार करोगे कि नहीं जनसंख्या कम रखो, कम बच्चे होंगे तो उनको बेहतर जीवन दे सकते हैं आप। भाई जहाँ आज आप देखें, जहाँ पे जिनके पास 4 बेटे थे, अब उनका 1 या 2 बेटा ही पढ़ाई कर रहा है, 2 बेटे खेती में लग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां समझ पहले आ गई। लेकिन अगर एक ही बेटा होता, 2 ही बच्चे होते, तो फिर दोनों शायद पढ़ाई कर रहे होते, क्योंकि तब इतना काम ना होता। क्यों? क्योंकि खर्चा ना होता इतना। तो जो पढ़ा लिखा परिवार है, जो एजुकेशन ठीक ठाक अगर मिला हुआ है, तो उस परिवार में ये मानसिकता अपने आप फैल जाती है कि नहीं, बस हिसाब भर ही बच्चे हों जिनको मैं बेहतर शिक्षा दे सकूं, बेहतर लाइफ दे सकूं, उन्हें सफल बना सकूं, उनके संस्कारों को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकूं। अब पता लगा कि 15 बच्चे हैं और मेढक की तरह हैं, उनको पकड़ के लाओ वो भाग रहे हैं, उनको पकड़ के लाओ वो भाग रहे हैं। किसी को डांट रहे हो तो दूसरा निकल गया, कहीं लड़ाई करके ही आया, उसके लिए शिकायतें आ रही हैं, तीसरा कुछ और ही कर रहा है। लेकिन अगर 2 रहेंगे तो कम से कम 2 पे अच्छे से आप नज़र रख पाओगे, उनका जो सामाजिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, वो तो सही से कर पाओगे। यानी वो परिवार आपका आपकी देखरेख में होगा, वो किसी गलत कार्यों में संलिप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नियोजन का यही अर्थ हुआ कि अगर छोटा परिवार है तो आप उनको बाकायदा समय भी दे पाएंगे, सही से खर्चे कम होंगे, तो उनको एक बेहतर जीवन स्तर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो विकासशील देशों में जो नीतियां बनाई जाती हैं वो दरअसल जनसंख्या की नीतियां सामाजिक नीतियों से जोड़ करके बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जनसंख्या नीतियों से संबंधित आपसे लगभग पूरी बातें हो चुकी हैं। जनसंख्या नीति क्या है, प्रकार क्या है, उद्देश्य, कार्यप्रणाली और मूल्यांकन वगैरह सारी बातें हो गई हैं। विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीति का नेचर क्या है, ये भी हमने बात कर लिया, इसे नोट कर लीजिए। और अगली क्लास में हम जनसंख्या संरचना पे बात करेंगे और फिर ये जनसंख्या कंप्लीट होगा आपका, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।